नहीं, का ऑर्डर जो है वो ऑथेंटिक ऑर्डर नहीं होता है। और सुप्रीम कोर्ट का एक अलग जजमेंट है, सीसीआई वर्सेस भारत संचार निगम लिमिटेड, पेज नंबर वन, पेज नंबर 38 और पैरा नंबर 7, कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेस भारत संचार निगम लिमिटेड, ये भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था 2019 टू SCC 521 की इनिशियल स्टेज पे जो है, at the stage when CCI entertain and direct an inquiry, it does not perform any adjudicatory function. So there are two authentic judgment. One is CCI versus SAIL, another is CCI versus Bharati Sanchar Nigam Limited, BSNL, Bharat Sanchar Nigam Limited. And in both judgment, the Supreme Court is saying that the CCI is not only doing, or the predominant function is not the adjudicatory function, and that means the CCI is not in its essence, it is tribunal. But yes, it is true that as per the section 36 of the Competition Act, it has certain power, that a civil court has to take, to call a person on someone, to issue the commission, to take the evidence on affidavit, etc. And these functions are normally, or these powers are normally given to the tribunal. But the petitioner argument that because these powers are there in section 36, it is tribunal. CCI is an adjudicatory body doing the predominant function of adjudication. Court have rejected that no, it is not. Okay. Uh, and CCI is not a tribunal. Para number 85 is the final decision that you can read on this point. Can you read para number 85, 2-3 lines? Yes, sir. However, the above finding that CCI is not a tribunal exercising exclusive judicial power does not lead to the conclusion that its orders are any less quasi-judicial at the stage when they attain finality. थैंक यू। क्योंकि पैरा नंबर 84 में सीधा कहता है कि नहीं, ये एक्सक्लूसिवली जो है एडजुडिकेटरी फंक्शन नहीं करता, डज नॉट परफॉर्म एक्सक्लूसिव एडजुडिकेटरी फंक्शन, और इसलिए ये ट्राइब्यूनल नहीं है। पैरा नंबर 85 में कहा कि ये ट्राइब्यूनल नहीं है और एक्सरसाइज नहीं करता जुडिशियल पावर। इसका मतलब ये नहीं है कि जब ये ऑर्डर पास करता है, जो आपका 26(6) या 26(8) में फाइनलिटी के साथ, वो ऑर्डर की कोई जो है वो कंक्लूजन नहीं होता, या वो लेस कोसाई जुडिशियल होता है, दैट इज परफेक्टली कोसाई जुडिशियल। बट ये ऐसी बॉडी है जिसका प्रीडोमिनेंट या एक्सक्लूसिव फंक्शन एडजुडिकेशन नहीं है, और इसलिए ये ट्राइब्यूनल नहीं है। ठीक है। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, नाउ यू नो दैट इट इज रिलेटेड टू दिस फर्स्ट क्वेश्चन इटसेल्फ, कि अगर ये ट्राइब्यूनल ही नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है, जो ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप की बॉडी है। अब इसमें चाहे आपका जुडिशियल मेंबर का हेडिंग हो या नहीं हो, बिकॉज एक्सपर्ट बॉडी है, और एक्सपर्ट बॉडी में एक्सपर्ट पर्सन आर रिक्वायर्ड। सेक्शन 8 सबसेक्शन 2 में हमने पढ़ा था कि एनी पर्सन हु हैविंग 15 ईयर एक्सपीरियंस इन अकाउंटेंसी, लॉ, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल ट्रेड, एटसेट्रा, सो ऐसे पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं। अभी सेकंड इशू आपका पॉइंट जो है 88 पेज, पैरा नंबर 88 से स्टार्ट होता है, पॉइंट वाइज इस केस को दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ पे आपने कंपनी लॉ में एक केस सुना होगा कि कंपनी लॉ में 2013 से पहले जो एक्ट था, दैट वाज कंपनीज एक्ट 1956, एंड 1956 एक्ट के अंदर जो एडजुडिकेटरी बॉडी थी वो बनाई गई थी कंपनी लॉ बोर्ड। अब कंपनी लॉ बोर्ड को रिपील करके 2002 में एक नया अमेंडमेंट लाया गया, और उस अमेंडमेंट में था कि इन प्लेस ऑफ कंपनी लॉ बोर्ड एंड कंपनीज कोर्ट, जो कि नॉर्मली हाई कोर्ट होता है, तो ये दो इंस्टीट्यूशन होते थे जिनको कंपनीज के इश्यू जो है वो एडजुडिकेट करने थे। लेकिन 2002 में अमेंडमेंट के थ्रू पहली बार नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल
एंड नेशनल कंपनी लॉ एपलेट ट्राइब्यूनल के गठन की बात हुई, और वो अमेंडमेंट होके कंपनी लॉ में हो गया, बट तुरंत उसके बाद में एक रिट पिटीशन फाइल हो गई मद्रास बार एसोसिएशन के द्वारा, दैट ये जो ट्राइब्यूनल बनाए हैं दे आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, and some of the provisions of those tribunal were held to be the unconstitutional. And you know, after the judgment of the Supreme Court, uh, you know, the government was thinking about, and finally they have replaced the 1956 act, and in 2013 the new act was come into the picture, the Companies Act 2013. नाउ इस न्यू एक्ट में भी पुराने वाला 2000 पहले से जो होता था कंपनी लॉ बोर्ड और कंपनी कोर्ट, वो वाला कॉन्सेप्ट था नहीं। जो नया अमेंडमेंट के साथ था, सेम कॉन्सेप्ट वाज देयर, दैट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल एंड नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल। और अब इस बार जो था, जो सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग भी थी, उसी के आधार पे, उसी के हिसाब से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट करके ये एक्ट को इनेक्ट करवाया था पार्लियामेंट से। लेकिन उसके बावजूद भी आर गांधी का जो केस फाइल हुआ, और आर गांधी के केस फाइल होने के बाद में उसमें जो हुआ कि उसमें भी कुछ कुछ प्रोविजंस थे जो चेंज होने थे या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। तो यहाँ पे पैरा नंबर 125 में आपको आर गांधी का वो जजमेंट मिलेगा, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल जो है जहाँ पे वो रिप्लेस होता है उसके बारे में, और उससे रिलेटेड जो है कि कैसे ट्राइब्यूनल बना सकता है या नहीं बना सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट कोर्ट को रिप्लेस करके, वो सारा डिसीजन यहाँ पे कोर्ट है। एंड ये कहता है सुप्रीम कोर्ट कि देखो, जो पावर होती है, पावर जब तक हाई कोर्ट की रिव्यू पावर नहीं ली जाती, और यही केस, यही जो रूलिंग था वो एल चंद्र कुमार वाले केस में थी, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में पढ़ते हैं एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कि जब तक रिव्यू पावर हाई कोर्ट की स्नैच ना की जाए या रिव्यू पावर डिस्टर्ब ना की जाए, तब तक आप ट्राइब्यूनल बना सकते हो। लेजिस्लेचर जो है वो कभी ये नहीं कहता, या ये नहीं है कि जो केसेस हैं वो केवल कोर्ट से ही डिसाइड हों और ट्राइब्यूनल जो है वो नहीं बना सकते। सो द ट्राइब्यूनल जो है इन प्लेस कैन बी डन, ट्राइब्यूनल कैन आल्सो बी फॉर्म। इसी 125 पैरा में जो आर गांधी केस का इटैलिक में 88th पेज पैरा जो है वो रेफर्ड है, एंड आई एम highlighting it and reading it. Tribunal in place of High Court, necessarily there will be wholesale transfer of company law matters to the tribunal. It is an inevitable consequence of creation of tribunal for such dispute and will no way affect the validity of the law creating the tribunal. बिकॉज जो कंपनी लॉ बोर्ड था, और कंपनी लॉ बोर्ड के बाद में जो अपील जाती थी जिसको कंपनी कोर्ट कहते थे, वो कंपनी कोर्ट हाई कोर्ट्स होते थे। सो केस ये था कि हाई कोर्ट्स की पावर ले रहे हो आप, और हाई कोर्ट्स की पावर लेके आप ट्राइब्यूनल्स को जो है ट्रांसफ़र कर रहे हो, ये लीगली ठीक नहीं है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि नो, इट्स नोवेयर रिटन दैट ओनली द कोर्ट विल डिसाइड और कोर्ट विल एडजुडिकेट, द ट्राइब्यूनल कैन आल्सो बी फॉर्म, देयर इज नो डायरेक्ट बार ऑन इट। Then the contention कि there was indiscriminate appointment of the non judicial member, और ज़्यादा नॉन जुडिशियल मेंबर से आप एडजुडिकेशन करवाओगे, सो उससे तो फिर आपको जो है जस्टिस सिस्टम या जो एडजुडिकेशन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, बिकॉज द पर्सन हु मे बी द एक्सपर्ट बट नॉट having the experience of adjudication, and only the legal person have the experience on adjudication, on the point of law the things has to be decided. एंड इसके थर्ड पैरा में, ये जो पेज पैरा नंबर 106 है जहाँ पे मैं हूँ, इसके थर्ड पैरा में आपको लिखा हुआ है कि द इनडिस्क्रिमिनेट अपॉइंटमेंट ऑफ टेक्निकल मेंबर और या एक्सपर्ट मेंबर कह दो इन ऑल ट्राइब्यूनल विल डाइल्यूट एंड एडवर्सली अफेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियल। लेकिन ये पॉइंट भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, एंड फाइनली आपको इन कंटेंशंस के बाद में पेज नंबर 139 पे आ जाना है। पेज नंबर 139 पे आपको एक
जो है जजमेंट मिल जाएगा, या आपको जो है उस पे ऊपर डिसीजन मिल जाएगा कि किस तरह से है। That this court has already the reason elaborated in preceding section the judgment that CCI does not perform purely adjudicatory function, जो कि हम पहले बता रहे हैं. It is the case of deciding a list between the two competing party, and it is doing the some administrative function, some also deciding their controversy. Then you have to read para number 142 also, para number 142, and finally para number 146. पैरा नंबर 146 में भी आप लगा लो। पैरा नंबर 146 का आपको लास्ट की 3-4 लाइनें देखो, वो काफ़ी हैं। However, that can be hardly be ground for holding the law unconstitutional. The policy or choice is that regard to be made, और मे बी यहाँ से पढ़ लो। Court is the opinion that given the fact that no citizen can claim a vested right to appeal, the right one confirmed cannot be taken away, can be taken away only by law. However, no one can complain the lack of further appeal, or that the provision of further appeal it is not of their convenience as being done. In this case, there may be the course some merit in the thought that if appeal is provided to the High Court, jurisprudence can develop in the regulatory field, thus generating the body of regulatory law and the standard that is advisable, that is available to the regulatory field. However, there can be hardly a ground for holding the law unconstitutional. The policy or choice is that regard to be made to the parliament and not to the court. उन्होंने कहा कि सेक्शन 53T के अंदर जो है वो डायरेक्ट अपील जो है एपलेट ट्राइब्यूनल से आपका कंपटीशन एक्ट में वो हाई कोर्ट ना जाके डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को जाती है। तो कोर्ट ऑब्जर्व करता है कि अपील का राइट एक स्टैट्यूटरी राइट है, और केवल इसमें कि हाई कोर्ट को नहीं जाती, ऐसा इस आधार पे किसी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो नहीं करार दिया जा सकता। बिकॉज इस केस के जब आप पहले पैरा में देखोगे तो पिटिशनर ने बहुत सारे सेक्शन को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहने के लिए उसने ये रिट पिटिशन डाली थी। देखो मैं आपको पहला पैरा इसमें दिखाता हूँ। See this first para. The in all these proceeding under Article 226 of Constitution, the petitioner challenged various provision. The specific challenge to the provision 23, 22, section 3, 27B, 53A, 53B, 53C, 53D, 53E, 53F, 61, regulation 48(1) of the general regulation. Okay, so all these were challenge. So section 53T जो है, जो कि डायरेक्ट अपील सुप्रीम कोर्ट को जाती है, पिटिशनर ने कहा कि दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बट कोर्ट ने कहा कि नो दिस इज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये जो है केवल अपील का राइट है, और अपील का राइट स्टैट्यूटरी राइट है। कोई नहीं कह सकता कि उसकी अपील जो है केवल हाई कोर्ट को ही जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट को भी जाती है तो, और हाई कोर्ट को बाईपास किया गया है, लेकिन हाई कोर्ट की अगर रिव्यू पावर नहीं ली गई है, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एंड उसके बाद में आपको फाइनली पैरा नंबर 148 भी पढ़ लेना है एंड 150 भी पढ़ना है, ठीक है। ओनली दीज 2-3 पैरा यू हैव टू रीड। नाउ यू हैव टू कम टू द थर्ड पॉइंट। Third point is section 22 subsection 3, जो कास्टिंग वोट का कॉन्सेप्ट है, या आप जिसको बोलते हैं कि सेकंड वोट का कॉन्सेप्ट है, whether that is making section 22 subsection 3 unconstitutional or not। पैरा नंबर 158 में आप आर्ग्यूमेंट देखोगे। फर्स्ट पैरा नंबर 158 जो है, फर्स्ट 4-5 लाइंस, ये आर्गुमेंट हैं आपका फ्रॉम द पिटिशनर साइड, कि क्यों सेक्शन 22 सबसेक्शन 3 जो है दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और पिटिशनर आर्गुमेंट वाज दैट सेक्शन 22 सबसेक्शन 3 extend it enable the chairperson to vote twice। A casting vote is
anathema to the judicial functioning, and that's why it is unconstitutional. So para number 158 talking about the arguments of the petitioner. Para number 159 is the arguments from the CCI side. Okay, and CCI जो है argued otherwise. Then para number 160 and uh, para number 160, that in consider opinion this court, there can be no two opinion that a casting vote which potentially can lead to adjudicatory result or consequence is anathema and destroy the rule of law in context of the constitution. सुप्रीम कोर्ट ने, सॉरी, दिल्ली हाई कोर्ट ने जो सीसीआई की कंटेंशन थी उसको रिजेक्ट कर दिया और पिटिशनर की कंटेंशन को माना कि यस, ये जो कास्टिंग वोट है, this casting vote is really anathema to the adjudicatory processing, and that's why it also destroy the rule of law, and so it is unconstitutional. Along with that, you also have to read para number 161. तो उसमें 161 में था कि क्या इस पूरे प्रोविजन को हमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल करना है या सेक्शन 377 की तरह केवल हाफ प्रोविजन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करना है. But the High Court said that no, the provision is declared void in its entirely. That means पूरा ही provision जो है ये unconstitutional है. ये लाइन मैंने इटालिक कर दी पेज नंबर 52 पे, पैरा नंबर 161 में. The provision of section 22 subsection 3 is incapable of clear or neat segregation. That means it is not possible to segregate it. सेक्शन 377 जो अननेचुरल ऑफेंस वाला है उसको आप सेग्रीगेट कर सकते हो, सेक्सुअल इंटरकोर्स विद कंसेंट एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट कंसेंट, बट यहाँ पे वो सेग्रीगेशन पॉसिबल नहीं है. दैट्स व्हाई इट इज वॉइड entirely, it is unconstitutional as entirely. Now come to the fourth point, that जो proviso attached to section 23 जो ये कहता है कि quorum 3 members का ही होगा, and that means it is not necessary that in every meeting all the members should present. सर इस कोर्ट ने कहा था कि 22(3) जो है वॉइड है. हाँ, ओके ओके. सो ये जो है, जो आपका प्रोवाइजो है, ये एक रिवॉल्विंग डोर की तरह है. यानी जरूरी नहीं कि जो सारे मेंबर है वो प्रेजेंट हो. जैसे आपने पार्क में देखा होगा ना, रिवॉल्विंग डोर किसी के लिए ओपन या क्लोज नहीं होता, एक जाओ एक वापिस आ जाओ. तो इट्स लाइक दैट रिवॉल्विंग डोर. एनीवन कैन सिट इन द प्रेसिडिंग. सेकंड दिन की प्रेसिडिंग में वो मेंबर बैठे ना बैठे, बिकॉज मिनिमम 3 मेंबर ही होने हैं. ऐसा नहीं कि 3 मेंबर नहीं होंगे तो कार्रवाई नहीं होगी. एंड सो ये रिवॉल्विंग डोर की जो प्रोसीडिंग है, दैट इज नॉट एज पर द जुडिशियल नॉर्म, एंड दिस इज आल्सो अनकॉन्स्टिट्यूशनल. सो कोर्ट इसको एनालाइज करते हैं, एंड कोर्ट एनालाइज करके कहते हैं कि जो ये रिवॉल्विंग डोर की जो प्रैक्टिस है फॉर मेंबर्स टू पार्टिसिपेट इन वन एंड अदर प्रोसीडिंग एंड फॉर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन अदर अदर डे और अदर प्रोसीडिंग, तो इसका क्या नेचर है और कैसे अफेक्ट करता है. बट कोर्ट ने कहा कि देखो, हम तो कोई एकेडमिक इशू तो सुनते ही नहीं. वी हैव टू सी इट इन द प्रैक्टिकल, दैट वेदर इन योर केस इट हैज बीन लाइक एक्चुअली इट हैज बीन चेंज्ड और नॉट. एंड फॉर दैट द हाई कोर्ट हैज टेकन that what proceeding has been done against the Mahindra Electric Mobility, उनमें कौन कौन बैठा हुआ था और क्या ऐसा कोई बंदा था जो फाइनल डिसीजन या फाइनल में भी बैठा था और वो पहले नहीं बैठा था, पहले मीटिंग्स में नहीं हुआ था, और फाइनल जिस दिन ऑर्डर पास हुआ उसी दिन वो आया था. एंड पेज नंबर पैरा नंबर 169 उसमें कहता है कि उसमें दोनों ये फाइनली एनालाइज करता है कि आपकी प्रोसीडिंग के अंदर पैरा नंबर 169 में कि जो 4 ओरिजिनल मेंबर्स थे, मिस्टर आर प्रसाद, एच.सी. गुप्ता, जस्टिस एस.एन. ढींगरा, मिस गीता गौरी, और ऐसा कोई नहीं था एक्सेप्ट मिस्टर बांकुर, जो कि 2 इंटरवीनिंग प्रोसीडिंग में वो मीटिंग्स में बैठे थे. अदरवाइज जो मेंबर्स
आपका आपका जो मैटर को हियर किया था, सेम मेंबर आल्सो फाइनली डिसाइडेड योर मैटर, पास द ऑर्डर, बट सम मेंबर्स हु गॉट रिटायर्ड, हु सुपरएनुएशन, सो उसको तो आप नहीं कह सकते कि उसको भी फाइनल ऑर्डर तक बैठना चाहिए था। एंड सो नो harm caused to the to the petitioner, and so Supreme Court has not declared it that it is unconstitutional, but directed to the central government. सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया कि देयर मस्ट बी प्रॉपर अपॉइंटमेंट ऑफ द पर्सन। लाइक अगर ये 6 मेंबर सेक्शन 8 में है कि 6 मेंबर होने चाहिए, सेक्शन 8 सब सेक्शन 1 में, तो कहता है कि आप फुल वैकेंसी भरो 6 मेंबर्स की, 6+1, ताकि 3+3+1 के जो है 3 के वो भी बना सके, बेंचेस भी बना सके, बोर्ड बना सके, जो कि प्रॉपरली डिसाइड कर सके। दूसरी बात ये है कि प्रॉपर स्टाफ होगा, तो वो उसमें ये वाला प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। 3-3 मेंबर का बना देंगे और मिनिमम क्वोरम ही 3 रहेगा, तो जो है बिना उस 3 के वो डिसाइड नहीं हो सकता। इसलिए सीसीआई को भी डायरेक्शन दिया और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी डायरेक्शन दिया। अगर सपोज करो बोर्ड एक कॉन्स्टिट्यूट हो गया 3-3 मेंबर का, और मिनिमम नंबर 3 से ही क्योरम बनता है, तो उस केस में इंश्योर हो जाएगा देयर इज नो नीड टू डिक्लेयर इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कोई ज़रूरत नहीं है कि प्रोवाइजो को भी अनडिक्लेयर हम डिक्लेयर करें। ठीक है, नाउ कम टू द दिस फिफ्थ इशू। यस वैभव। सर एक क्वेश्चन था मेरा कि मतलब इस केस में हेल्ड हुआ था कि जो बेसिकली सीसीआई है वो ना ही जुडिशियल बॉडी है ना ही एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है। तो सर ये जो सेक्शन 22 का सबसेक्शन 3 है वो बेसिकली कास्टिंग वोट वाला जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हुआ है वो किस बेसिस पर हुआ है, क्योंकि ना वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, देखो मतलब उसमें उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। उन्होंने ये कहा एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी तो है, उन्होंने ये कहा कि वो ट्राइब्यूनल नहीं है। ट्राइब्यूनल होने के लिए आपका प्रीडोमिनेंट फंक्शन वो है, वो एडजुडिकेशन होना चाहिए। लेकिन जो जो सेक्शन 22 है, जो मीटिंग का ये प्रोसीजर है, ये केवल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन तक ही लिमिट नहीं है। जब हमने कहा कि भाई वो जब ऑर्डर पास करता है सेक्शन 26(1) का, तो वो केवल एक डिपार्टमेंटल फंक्शन है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है। फिर वो इनको जो है इंक्वायरी के लिए देता है डायरेक्टर जनरल को, डायरेक्टर जनरल इंक्वायरी करता है, उस समय इंक्विजिटिव फंक्शन है। लेकिन जब इंक्वायरी होके ऑर्डर पास करता है विद फाइनलिटी, एट दैट टाइम वो कुछ हद तक आपका एडजुडिकेटरी फंक्शन भी करता है। और इसीलिए जो हमने पैरा में कहा, जो 85 पैरा में पढ़ा था, कि ये पूरी तरह से ट्राइब्यूनल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि जब ये ऑर्डर पास करेगा, जो फाइनलिटी होगी, वो लेस इफेक्टिव होगा या वो लेस कोसाई जुडिशियल और लेस जो है आपका एडजुडिकेटरी ऑर्डर होगा। सो जो सेक्शन 22 जो सेक्शन 22 सबसेक्शन 3 था, वो केवल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेज पे ही नहीं, जब वो प्राइमा फेसाई ओपिनियन फॉर्म करते तभी वो अप्लाई नहीं होता है, वो हर स्टेज पे अप्लाई होता है। और इसलिए जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव वाले स्टेज पे अप्लाई होता है, जहाँ पे ऑर्डर जो पास करता है सीसीआई, वो केवल एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर में है, वहां तक तो ठीक है। लेकिन यही ऑर्डर जब आप फाइनलिटी के पास में भी अप्लाई करते हो, उस कारण इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया है। क्लियर? यस सर, समझा। ओके। नाउ कम टू द फिफ्थ इशू। फिफ्थ इशू ये है कि क्या सीसीआई को पावर है कि वो अपनी इंक्वायरी को एक्सपेंड कर सकती है। जो सीसीआई ने डायरेक्टर जनरल के रिक्वेस्ट पे जो है एक्सपेंशन का जो ऑर्डर पास किया, उस एक्सपेंशन के ऑर्डर को का लीगल बेसिस क्या है? क्या ये इलीगल था या ये लीगल था, और क्या ये ओवरबोर्ड मैनर से या ओवरबर्डन करता है। एंड इस केस में इस पॉइंट के ऊपर आपको पेज नंबर 55 में जाना पड़ेगा, पैरा नंबर 179। पैरा नंबर 179। अब यहाँ पे जो है सीसीआई का जो ये ऑर्डर है, जो फॉर एक्सपेंडिंग द पावर, एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ द इंक्वायरी, इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो सीसीआई है वो एडजुडिकेटरी बॉडी नहीं है कि जितनी इंफॉर्मेशन होगी केवल
उसका रोल एज एन जो हम एडवर्शियल लीगल सिस्टम में देखते हैं कि जज का रोल जो है वो केवल बैठे रहना है, दोनों पार्टियां अपना केस लड़ेंगी। यहाँ पे सीसीआई इंक्वायरी तो करता है, लेकिन सीसीआई सेम वे इट इज ए रेगुलेटरी बॉडी, इट इन्वॉल्व्ड इन द मैटर, and when it involved in the matter we cannot expect कि like adjudicatory body ये अपना जितना जो जिस आधार पे जो अभी तक कंप्लेन थी या इंफॉर्मेशन थी उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता। इसका फंक्शन तो इंक्विजिस्टीरियल है, जैसे बच्चा होता है ना और ज्यादा जानने की कोशिश करता है। सो सिमिलरली इसका जो पहला इश्यू और सेकंड इश्यू वहां पे भी कहा था कि ये प्योरली जो है कोई एडजुडिकेटरी फंक्शन नहीं करता, इसलिए इसको ट्राइब्यूनल नहीं कहते। प्योरली एडजुडिकेटरी फंक्शन नहीं करता तो ये अपने आप को वहां तक लिमिट रखने के लिए भी बाध्य नहीं है। ये इंक्विजिस्टोरियल फंक्शन करता है, इट कैन एक्सपैंड इट इंक्वायरी टू फाइंड आउट द रियल कॉजेज और any other parties that were also involved in the violation of section 3 or section 4। and so CCI ने अगर डायरेक्शन दिया है, एक्सपेंड किया है अपनी इंक्वायरी को, तो वो कोई गलत नहीं है, वो कोई इलीगल नहीं है, बिकॉज सीसीआई एडजुडिकेटरी बॉडी नहीं है कि वो अपने आप को लिमिट ही रखेगी, वो अपने आप को इस इंफॉर्मेशन के बाहर नहीं ले जा सकती। एंड यू हैव टू रीड पैरा नंबर 181। पैरा नंबर 181 में आप फोर्थ पॉइंट वहां पढ़ लेना, देन यू हैव टू रीड पैरा नंबर 182 एंड फाइनली आपको डिसीजन के लिए पैरा नंबर 183 एंड 184। पैरा नंबर 183 जो है वो आपका डिसीजन का है, एंड वेरी गुड जजमेंट यू विल फाइंड। एंड पैरा नंबर 184 और यहाँ पे रेगुलेशन 20 और 21 में भी कहा गया है कि जो जनरल रेगुलेशन है कि जो और जो चेंज किया 19 में भी कंप्लेंट से हटा के इंफॉर्मेशन दिया, तो इन सजेशंस सजेस्ट किया है here is like an adjudicatory body that it cannot go beyond what is the information। कंप्लेंट नहीं है कि उस कंप्लेंट के बाहर कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि कंप्लेंट ने यही कहा था तो यही आपको डिसाइड करना है। सीसीआई उस तरह की बॉडी है नहीं। सो अगर हम उस तरह का रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो वो कुछ दिक्कत भी होगी। ये वाला आप पढ़ दो, ये वाला पढ़ो, देखो मैं पढ़ता हूँ। ऑन द पैरा नंबर 183 दिस लास्ट few lines, if the investigation process is to be restricted in the manner as projected by a plant, जो आपका महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने आर्ग्यू किया था कि ये उससे बाहर एक्सपेंड नहीं कर सकता, सीसीआई उससे एक्सपेंड नहीं कर सकती अपनी इंक्वायरी को, तो कहता है कि अगर इस मैनर में हम इन्वेस्टिगेटिंग पावर को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि जैसा कि प्रोजेक्ट किया है प्लांट में, इट वुड क्लियरली डिफीट द वेरी पर्पज ऑफ द एक्ट। ये हमारे एक्ट के जो पर्पज है उसी को डिफीट कर देगा। एंड द पर्पज ऑफ आवर एक्ट विच इज टू प्रिवेंट प्रैक्टिस हैविंग एडवर्स appreciable adverse effect on the competition। The assumption of jurisdiction of CCI then is upon the receipt of complaint or information when the commission is of the opinion that there exists a prima facie case। तो इसलिए जो है कि ये जो assumption है कि jurisdiction of CCI only on receipt of the complaint or information, और जो पर्पज जो है, पर्पज क्या है सीसीआई के सेक्शन 18 में भी जो हमने पढ़ा, ड्यूटीज ऑफ द सीसीआई इज टू प्रिवेंट द यू नो द मार्केट फ्रॉम द दिस अब्यूसिव कंडक्ट। तो उसके उस लाइट में जो प्लांट ने जो प्रोजेक्ट किया, प्लांट ने जो कंटेंट किया, दैट सीसीआई कैन नॉट एक्सपेंड इट इंक्वायरी, इट हैज बीन रिजेक्टेड बाय द दिल्ली हाई कोर्ट। पैरा नंबर 184 भी आपको पढ़ लेना है। The sixth and last point is about that section 27B जो कि पेनल्टी इम्पोज करता है, और पेनल्टी के इम्पोज करने पे कोई सेपरेट इंक्वायरी नहीं है, इसलिए ये जो पेनल्टी का प्रोविजन है ये आपका अनरेगुलेटेड है और इसको जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया जाना चाहिए। अब इसमें आपको पढ़ना है पैरा नंबर 198, पैरा नंबर 199।
198, 199 एंड 206। और दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि देखिए ऐसा नहीं है कि ये जो है इसके अंदर रेगुलेशन नहीं है, आर्बिट्रेरी ऐसा है, आर्बिट्रेरी वगैरह है। पैरा नंबर 199 में कोर्ट ऑब्जर्व करता है द पैरा नंबर 198 में उसका पूरा रीजन है, एंड पैरा नंबर 199 में उसका फाइंडिंग है। Having concluded that section 27 is not arbitrary and unreasonable, the court now proceed to deal with the second submission. But why it is not unreasonable and not unconstitutional? Uh, Here there is in para number 196, the court is cognizant of the fact that there are several adjudication quasi judicial by judicial tribunal which envision is rolled up hearing which visualize only one show cause notice that can culminate in both an adverse finding and consequential penalty. This court is of the opinion that Supreme Court felt compelled to say what it did in each of those decisions and thus long line of successive authority because the action taken by executive government or by the public agency was not preceded by fair procedure. The incapacitated any opportunity of hearing. Here the CCI was followed by all steps indicated in the statute. DG held an inquiry during which the petitioner were permitted to participate. Consequent report and document were shared with them. They were given access to the record. After these, each petitioner was given full hearing, which including the submission or potential order of the section 27. It is undeniable that petitioner also furnished written submission. The DG report contained an elaborate analysis of the material found and inquired into. CCI order analyzed the report in the light of petitioner submission. The penalty order is the result. सो कोर्ट कहता है कि बहुत सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है वो केवल सो कोज नोटिस के ऊपर, सो कोज नोटिस देने के बाद में भी कंसिक्वेंशियल जो है फाइंडिंग भी दे देते हैं और कंसिक्वेंशियल पेनल्टी भी इम्पोज कर देती हैं। यहाँ पे तो प्राइमा फेसाई ओपिनियन के बाद में जो डायरेक्टर जनरल के पास भी आपका पास प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो होता है, उसके बाद में सीसीआई कॉग्निजेंस लेता है सेकंड टाइम और कॉग्निजेंस लेके फर्दर इंक्वायरी करता है, उसमें भी दोनों तरफ की पार्टियां करती हैं। एंड एट दैट टाइम आल्सो ऑन द पेनल्टी पॉइंट आल्सो द पार्टीज कैन आर्ग्यूड, द पार्टीज कैन गिवन देयर रिटन सबमिशन एटसेट्रा। सो सेक्शन 27B को केवल इस आधार पे हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं करार दे सकते, बिकॉज बहुत सारी और भी अथॉरिटी में, ये ट्राइब्यूनल तो है नहीं कि इसके लिए प्रॉपर सेपरेट हियरिंग की जरूरत होती है। और ऑन दिस बेसिस द कोर्ट सेड दैट इट इज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। दूसरा जो उन्होंने कहा कि ये अनरेगुलेटेड है, कितना 10% में भी कितना प्रोसीडिंग होगा, चलो सेपरेट हियरिंग तो नहीं, लेकिन कितना होगा उसके लिए रेगुलेशन नहीं है। तो हाई कोर्ट कहता है कि देखो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेल क्रॉप केयर वर्सेस जो आपका यूनियन ऑफ इंडिया केस में है, उन्होंने ऑलरेडी गाइडलाइंस दे दी है। और जो हम नेक्स्ट केस जब हम करेंगे सेकंड चैप्टर में एक्सेल क्रॉप केयर वर्सेस जो आपका है यूनियन ऑफ इंडिया, उसके अंदर इस केस में ही मैं दिखा देता हूँ। लास्ट में जब आप जाएंगे नेक्स्ट वाले केस में, तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से पहले का जजमेंट है, जिसमें ऑलरेडी गाइडलाइंस है कि कौन कौन से मिटिगेटिंग फैक्टर हैं, कौन कौन से एक्सटेगुएटिंग फैक्टर हैं। ये देखिए, determination of appropriate percentage of penalty based on the aggravating and mitigating circumstances, and here there are these circumstances: the duration of participation, कि कितने दिन तक वो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट में थे, द इंटेंसिटी ऑफ पार्टिसिपेशन, कितना लॉस और डैमेज सफर किया एज ए रिजल्ट ऑफ कंट्रावेंशन, market circumstances in which contravention took place, nature of product, market share, barrier to entry in the market, nature of involvement, bona fide of company, profit derived from the concentration. So कुछ पॉजिटिव फैक्टर हैं जिनको हम मिटिगेटिंग फैक्टर कहते हैं, जिससे कि पेनल्टी कम हो सकती है, एंड देयर आर सम फैक्टर दैट आर एग्रावेटिंग फैक्टर, जिससे कि पेनल्टी आपका हाई हो सकती है। सो अकॉर्डिंग दीज फैक्टर्स आर नॉट एग्जॉस्टिव,
only relevant factors, some other relevant factor also be taken into the consideration. And so in light of the Excel Crop Care versus Union of India, there is sufficient guidelines that how the CCI has to impose the penalty. So सिक्स्थ इश्यू पे जो पिटिशनर का जो सिक्स इश्यू था उसमें कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सेपरेट हियरिंग नहीं है, ये जरूरी नहीं है, बिकॉज ये हार्डली ट्राइब्यूनल तो है नहीं, एंड जो है प्रॉपर पार्टीज को चांस मिलता है जहां पे वो रिटर्न सबमिशन कर सकते हैं कि उनकी पेनल्टी क्यों कम होनी चाहिए या जो है इन्फॉर्मेंट की पेनल्टी क्यों बढ़ानी चाहिए। सेपरेट हियरिंग की जरूरत है नहीं। सेकंड की ये अनगाइडेड भी नहीं है, बिकॉज एक्सेल क्रॉप केयर केस में जो है गाइडलाइन दी गई कि कौन कौन से मिटिगेटिंग फैक्टर हैं, कौन कौन से जो एग्रावेटिंग फैक्टर हैं, और सीसीआई उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग प्रॉपरली इस चीज को डिसाइड कर सकता है। एंड आफ्टर this para number 206, there is the brief decision or brief, you can say, conclusion of these 6 issues that you have to read। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कंक्लूजन है सारे पैरा नंबर 212 के अंदर। सो विद दिस टॉपिक इज ओवर, एंड नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि हमारा डेफिनेशन चैप्टर है। इन तीनों केसेस में मोस्ट प्रोबेबली एक केस से जो है आपका क्वेश्चन आता ही आता है 20 मार्क्स का। सो आई स्टॉप हियर, अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ लो। सर हेलो। हाँ जी सर, पिछले क्लास में आपने बताया था कि सीसीआई का अपना कोई मतलब बजट नहीं होता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से वो ये बजट अपने आप से मेंटेन करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, बजट नहीं होता। जो आपका जो है जिसको बोलते हैं उनका जो फंड है कंपटीशन फंड, तो उस कंपटीशन फंड में सेक्शन 50 के अंदर है, कंपटीशन फंड में या तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो देती है उसके अलावा जितना वो फीस जो कर लेते हैं, या फीस के अलावा भी जो है उस फीस के ऊपर जो उनको ब्याज मिलता है, तो ये सारे तरीके होते हैं उनका होने का। देखो सेक्शन 50 के अंदर पूरा लिखा हुआ सेक्शन क्लियरली की 50 grant by the central government may, after due appropriation made by the parliament by law in this behalf, make the commission grant of such sum of money as government may think fit। so grant तो देती है, एंड सेक्शन 51 में जो फंड है उनका कॉन्स्टिट्यूशन फंड, जो कंपटीशन फंड जो है, that there shall be constitution a fund called competition fund, and there shall be credited there to all government grant received by the commission। so जो गवर्नमेंट की ग्रांट हैं वो भी इस फंड में जाएंगी। द फी रिसीव्ड अंडर दिस एक्ट, जितनी भी फी रिसीव होंगी, जैसे कि इंफॉर्मेशन वगैरह फाइल करते हैं सेक्शन 19(1) में ए में, तो उसकी फ़ी होती है। सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 में जो नोटिस देते हैं उसकी भी फ़ी होती है, एंड द इंटरेस्ट अक्रूड ऑन दैट अमाउंट। ठीक है, तो ग्रांट होती है, ऐसा नहीं कि मैंने कहा कि ग्रांट नहीं होती। इसी फंड से, जो ये फंड हो गया, इससे ही वो फिर अपना काम चलाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उनको इससे इंडिपेंडेंस रहती है, बिकॉज उनके पास ऑलरेडी ऐसा फंड है अब ये फंड अपने आप का सेपरेट हो गया, सेपरेट अकाउंट हो गया। तो डायरेक्ट गवर्नमेंट से नहीं मिलके पहले फंड में जमा होता है, फंड से उनको वो अपना खर्च करते हैं सैलरीज वगैरह के लिए। So this ensures some independence of the CCI। Thank you, sir. Thank you, sir. Okay guys, then good luck, enjoy your weekend, bye bye। सर जैसे 22(3) void है तो